दो आर्टिकल है, एक आर्टिकल 48 है और इसके साथ ही है 48A। इसको किससे जोड़ा गया था? 42nd 1976 में, है ना? आवाज आ रही है ना? ठीक। देखिए, अनुच्छेद 48A का संबंध किससे है? पर्यावरण से है। और 48 का संबंध दो चीजों से है, एक है कृषि और एक है पशुपालन। और दोनों में राज्य को कुछ निर्देश दिया गया ना। कृषि और पशुपालन दोनों को लेकर के क्या कहा गया है कि राज्य कोशिश करेगी कृषि और पशुपालन दोनों इनका संगठन करने का। संगठन मतलब क्या? ऑर्गेनाइज करने का। कैसे ऑर्गेनाइज करना है? वैज्ञानिक तरीके से, आधुनिक एवं वैज्ञानिक तरीके से। ये राज्य को निर्देश दिया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 48 में एक निर्देश दिया गया है क्या? कि राज्य को कृषि और पशुपालन दोनों का संगठन आधुनिक एवं वैज्ञानिक तरीके से करना है। ठीक। पशुपालन को लेकर के क्या कहा गया है? पशुपालन को लेकर के दो बातें कही गई हैं। एक तो इनके नस्ल का, इनके ब्रीड, नस्ल को क्या करना है? बेहतरीकरण करते रहना है लगातार। मतलब इनकी ब्रीडिंग जो है वो लगातार इनका नस्ल बेहतर होता हुआ जाए, मतलब नस्ल में अभिवृद्धि करनी है। ठीक है। और दूसरा क्या कहा गया है कि वैसे पशु जो दुधारू है, मिल्चिंग है, वाहक है, मतलब भार ढोते हैं, और खास करके गाय एवं बछड़े, इन सब का क्या करना है? इनके वध को रोकना है, हत्या को रोके। ठीक है। क्लियर हुआ क्या है? इस तरीके से तोड़ करके समझने से चीजें जहन में लंबे समय तक बैठी रहती हैं। फिर भाषा में हम लोग लिखेंगे। क्या निर्देश दिया गया है कि कृषि और पशुपालन दोनों का संगठन मतलब प्रबंधन इस तरीके से ऑर्गेनाइज कीजिए कि वो तरीका आधुनिक हो और वैज्ञानिक हो। और पशुपालन में क्या करना है? लगातार पशुओं के नस्ल में सुधार करने की कोशिश करनी है। और साथ ही ऐसे पशु जो दूध देते हैं, भार ढोते हैं, विशेष करके गाय बछड़े, ठीक ना, उनकी हत्या को रोके। ये प्रोविजन सही लग रहा है या गलत लग रहा है? अच्छा, कुछ हद तक गलत भी है। हाँ। पर्यावरण को लेकर के पहले ड्राफ्ट बना लीजिए, फिर बात करेंगे। पर्यावरण को लेकर के दो बातें की गई है कि एक तो पर्यावरण की अभिवृद्धि करनी है। पर्यावरण की क्या करनी है? अभिवृद्धि। ठीक। और दूसरा, कुछ शब्द लिखे गए हैं, जैसे कि पर्यावरण हो गया, वन एवं वन्य जीव, इनका क्या करना है? संरक्षण करना है। वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण करना है। क्लियर हुआ? ये तो डीपीएसपी की बातें हैं, अनुच्छेद 48 और 48A की। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार आपका अधिकार है। कैसा अधिकार है? फंडामेंटल राइट है। और क्या चीज? हाँ, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार आपका फंडामेंटल राइट है। ठीक ना? क्या चीज? हाँ, जीवन का अधिकार के अंतर्गत लिस्ट बनवाया गया था ना। जैसे कि शुद्ध साफ हवा में सांस लेने का अधिकार आपका कैसा अधिकार है?
वो फंडामेंटल राइट से। ठीक, तो स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार भी आपका फंडामेंटल राइट से। तो इसका संबंध भी किससे जाता है? अनुच्छेद 21 से। ठीक, इसके अलावा फंडामेंटल ड्यूटीज में, ये तो फंडामेंटल राइट का हो गया। फंडामेंटल ड्यूटीज की चर्चा कहाँ है? 51A में है ना। तो 51G में चर्चा है, यहां पर नागरिकों को जिम्मेवारी दी गई है, क्या करें? वही सेम चीज, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन करें। ठीक, तो तीनों जगह फंडामेंटल राइट्स में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में और फंडामेंटल ड्यूटीज में भी इसकी बातचीत की गई है। तो इसमें भी हम लोगों ने कल एक शब्द पढ़ा था कि शिक्षा के अधिकार को लेकर के, कि शिक्षा के अधिकार को लेकर के भी सेम चीज है। अनुच्छेद 21 के तहत उसको मूल अधिकार बनाया गया है, अनुच्छेद 45 में लेकर के उसको बातचीत है, और फिर 51A जो लास्ट हिस्सा है फंडामेंटल ड्यूटीज का, उसमें बातचीत की गई है। तो जो एक शब्द चलता है बार बार, क्या चलता है? कि राइट्स एंड ड्यूटीज आर कोरिलेटिव्स, मतलब अधिकार और कर्तव्य जो है वो जुड़े हुए हैं और साथ साथ चलते हैं। तो उसी थीम पर है। अब बात यह है कि ऐसा क्यों किया गया है कि पर्यावरण को, कृषि को, पशुपालन को, अब जो लोग मजाक में कहते हैं कि ये इसका जो 48 का जो दूसरा हिस्सा है पशुपालन वाला, ये गांधी जी के विचारों से प्रभावित है। गांधी जी को गायों से बहुत प्यार था और वो चाहते थे कि गायों की रक्षा को लेकर के, गौ हत्या को रोकने के लिए कुछ ना कुछ संविधान में प्रोविजन किया जाए। लेकिन सिर्फ सीधा गाय लिख देंगे तो अच्छा नहीं होगा ना, तो उसके साथ में और भी जोड़ दिया कि जो भार ढोने वाले पशु हैं और जो दुधारू हैं, मिल्चिंग एनिमल्स हैं, उनकी भी रक्षा का प्रयास किया जाएगा। तो ये तो गांधी जी के नजरिए के हिसाब से है। उस समय फिर से चलिए, जब हमारा संविधान लिखा जा रहा था, आज के समय में इकोनॉमी के हिसाब से भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी क्या है? बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इसको बोलते हैं कि क्या है? अच्छा, और किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा रोजगार मिलता है अभी भी? अभी भी हम लोग के इकोनॉमी का जो बैकबोन है ना, वो एग्रीकल्चर है। अगर कृषि और एग्रीकल्चर का कंट्रोलर कौन है, किसको कहा जाता है? मॉनसून को। मॉनसून को लेकर के भारत सरकार, भारतीय किसान हमेशा चिंतित रहते हैं, मतलब विचार लगातार उस पर किया जाता है। क्यों किया जाता है? कि भारतीय अर्थव्यवस्था निर्भर है भारतीय कृषि पर, और कृषि की निर्भरता बहुत अधिक अभी भी है मॉनसून पे। ठीक, आज के समय में स्थिति यह है कि अभी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कृषि क्षेत्र को माना जाता है, और सबसे, मतलब आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा कृषि क्षेत्र में काम करता है, उसको वहां पर रोजगार मिलता है। अगर 1950 का समय जाए, 48 का समय जाए, जब हम लोग का संविधान लिखा जा रहा होगा, उस समय रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत क्या रहा होगा? कृषि रहा होगा। और ये पता था, इसमें कुछ भी मतलब इलॉजिकल नहीं है। भारत की अगर भौगोलिक स्थिति देखेंगे, तो भारत जैसे किसी भी देश की अगर भौगोलिक स्थिति है कि जहां पर ऋतु परिवर्तन होता है, ठीक, हमारे यहाँ की जलवायु क्या है? मानसूनी है। कुछ हिस्सा भारत का उष्ण कटिबंध में है और कुछ हिस्सा उप उष्ण कटिबंध में है। ऐसे जगह पर होने का एग्रीकल्चर को लेकर के फायदा बहुत मिलता है। इसके अलावा भारत में क्या है? बहुत सारी नदियां हैं। ठीक, बहुत सारी नदियां होने के कारण देश का एक बड़ा हिस्सा क्या है? वो जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है, मतलब वो भूमि उपजाऊ है। तो इंडिया जिस लोकेशन पर है, ज्योग्राफिकल लोकेशन पर है, कोई भी देश अगर उस लोकेशन पर है, तो उसके पास एक बेनिफिट होता है कि एग्रीकल्चर का स्कोप वहां पर हमेशा ज्यादा होता है। क्यों? यहाँ पर स्पष्ट तौर पर हमारे यहाँ दो ऋतुएं आती है, एक गर्मी की और एक ठंडी की। मतलब हमारे यहाँ रबी की फसल भी हो सकती है, खरीफ की फसल भी हो सकती है। दोनों के बीच में जो ट्रांजिशन का फेज होता है, उसमें जायद फसलें भी हो जाती हैं। तो एग्रीकल्चर हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है मानसूनी जलवायु क्षेत्र में, तो हमारे यहाँ भी है। ठीक ना? हमारे पास एक्स्ट्रा इसको लेकर के बेनिफिट है एग्रीकल्चर को, तो हम खामोखा इस सेक्टर को इग्नोर क्यों करें? करना हम लोग को क्या चाहिए? हमेशा इस सेक्टर को इंप्रूव करने की कोशिश करें, है ना। और इंप्रूव किस तरीके से करें? जाहिर सी बात है कि अगर आप कृषि कार्य करेंगे, गहन कृषि, इंटेंसिफाइड एग्रीकल्चर आप करते हैं, तो उससे क्या होगा? पर्यावरण को थोड़ा बहुत नुकसान होगा, होगा। इन्वायरमेंट थोड़ा बहुत तो जानकारी होगी ना। जैसे कि आप लोग को पता है कि अगर धान की खेती खूब की जाती है, उससे क्या होता है? मीथेन गैस रिलीज होता है। ठीक ना? और मीथेन एक क्या है? वो क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करने वाला है। इसके अलावा अगर आपको फसल बढ़ाना है, फसल अगर आप आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से करेंगे, इसका मतलब क्या है? आपको लगातार अपनी उत्पादकता बढ़ानी है। उसके लिए आपको खाद का इस्तेमाल करना पड़ेगा। खाद से मिट्टी की उर्वरता प्रभावित होती है।
आपके यहाँ अगर जंगल है, आप चाहते हैं कि मेरे कृषि क्षेत्र का विस्तार हो, खेत मेरे पास ज्यादा हो, तो आपको जंगल काटने पड़ेंगे, है ना। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके 1976 में संशोधन करके एक मानव और प्रकृति के बीच में, इन्वायरमेंट और इकोनॉमी के बीच में संतुलन बनाने का कोशिश किया गया है कि आप सब कुछ कीजिए, कृषि का विकास कीजिए, ठीक ना। पशुपालन भी कृषि का एक हिस्सा है। तो इन सारी चीजों का विकास कीजिए, लेकिन कैसा? आप लगातार पर्यावरण का संरक्षण कीजिए, संवर्धन कीजिए, उसकी अभिवृद्धि कीजिए, और साथ ही क्या कीजिए, आपके जो रिसोर्सेज है, इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज, वन है, वन्य जीव है, उन सबका संरक्षण कीजिए। इससे क्या होगा? हमारी जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है वो बनी रहेगी, है ना। तो बहुत ही शानदार तरीके से इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच पर इस आर्टिकल को फ्रेम किया गया है, ठीक। आज भी हम लोग का, अगर मोदी जी का 2 3 साल पहले का एक कमिटमेंट था किसानों से, डबलिंग द फार्मर सिस्टम, है ना, कि किसानों की आय को हम दोगुनी कर देंगे। अगर किसानों की आय को दोगुनी करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? उनको सब्सिडी देनी चाहिए, कैश में पैसा दे दे। सिंपल सा यही, कृषि का प्रबंधन आप आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से कीजिए। अगर अभी के हिसाब से कोई रेलेवेंट टेक्नोलॉजी है तो उस टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल कीजिए, ताकि उत्पादन और उत्पादकता बढ़े, किसानों की लागत लगातार कम हो और उनका इनकम बढ़ता हुआ जाए। यही एक तरीका है उनकी आय को बढ़ाने का, कि खर्चा कम हो और आमदनी ज्यादा हो। खर्चा कम करने का तरीका क्या है? एग्रीकल्चर में आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए, ठीक ना। ऐसे बीजों का इस्तेमाल कीजिए जिनकी कीमत कम हो, उत्पादकता ज्यादा हो। आप ऐसे तरीके अपनाएं कि किसान का जो फसल कोई भी किसान उपजाता है, तो खेत की जुताई से लेकर के बीज डालना हो, उनका प्रबंधन करना हो, सिंचाई करनी हो, तो हर जगह किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है? ट्रैक्टर चलाने के लिए डीजल चाहिए, जनरेटर चलाने के लिए डीजल चाहिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए जो खाद डालते हैं एनपीके, इन सब चीजों में उनका पैसा खर्च होता है। और अभी तक का जो रिसर्च है कि जहां पर पहली हरित क्रांति हम लोग के भारत के पश्चिमी क्षेत्र में हुई, वहां के किसानों ने उत्पादन बढ़ाने के लिए यूरिया जैसे खादों का इतना ज्यादा इस्तेमाल कर दिया कि उससे क्या हो गया? मिट्टी की उर्वरकता ही कम हो गई। अब तुमको खाद सस्ता में दे रहे हैं, सरकार उनको खाद ज्यादा लेकर के क्यों डाल दे रहे हैं? क्योंकि खाद पर किसानों को सब्सिडी मिलती है ना। आप देखते होंगे गांव में अगर जाएंगे और आपने पंपिंग सेट चला करके छोड़ दिया जनरेटर पानी का, तो पूरा गांव ही डूब गया, ठीक ना। वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? कि डीजल पे सरकार सब्सिडी सब्सिडी दे रही है, पानी का महत्व, ग्राउंड लेवल वाटर का वो महत्व नहीं समझ रहे हैं। तो जहां जहां चीजें हैं, सब्सिडी ऐसी, सब्सिडी का काम क्या होता है कि आप सब्सिडी अगर किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दे रहे हैं तो वो लक्ष्य प्राप्त होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो गैर उत्पादक हो जाए। तो इस बार के भी बजट में देखेंगे तो सब्सिडी पर खर्चे कम किए गए ना। लगातार सब्सिडी पर सरकार क्या कर रही है? खर्चा कम कर रही है। इसका कारण क्या है? वो किसानों का अहित नहीं सोच रही है, वो ये सोच रही है कि सब्सिडी पर देने की वजह से अगर इसका गैर वाजिब इस्तेमाल हो रहा है, जरूरत से ज्यादा चीजें इस्तेमाल हो रही है, तो वहां पर क्या करना चाहिए? सरकार को थोड़ा सख्ती बरतनी चाहिए। और वो किससे कोरिलेटेड है? डायरेक्टली पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन से। राज्य की जिम्मेवारी है कि कृषि का तुम संगठन संवर्धन करो, लेकिन साथ में पर्यावरण संरक्षण की भी तो जिम्मेवारी दी गई है, वन और वन्य जीवों की सुरक्षा की भी जिम्मेवारी तो दी गई है। इस बार का ही जो अंतरिम बजट आया है, इसमें एक बात क्या है कि भारत को कब तक नेट जीरो कार्बन एमिशन वाला देश बनाना है? 2030 तक तो नहीं हो पाएगा, 2070 तक। 2070 तक, अगर 2070 तक आपको करना है तो क्या करना पड़ेगा? पर्यावरण का संरक्षण संवर्धन करना पड़ेगा, उसकी अभिवृद्धि करनी पड़ेगी। कार्बन एमिशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कार्बन सिंक, ऐसे चीजें आपको बहुत ज्यादा लगानी पड़ेंगी जो कार्बन को अवशोषित करते हैं। ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करें और ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज करें। इसका सबसे अच्छा सोर्स कौन होते हैं? पौधे होते हैं, मतलब जंगल है। तो कितने अच्छे से फ्रेम किया गया है इस आर्टिकल को, कि एक तरफ आप अपनी अर्थव्यवस्था कृषि को प्रोत्साहित कीजिए, साथ ही कैसा करना है? पर्यावरण का संरक्षण के साथ करना है, ताकि क्या हो? कृषि क्षेत्र का जो विकास हो सस्टेनेबल हो। सस्टेनेबल क्या होता है समझते हैं आप लोग की धारणीय हो, लंबे समय तक वो चलता रहे। ऐसा नहीं हो कि अचानक से बूम हो गया और फिर वो क्षेत्र धराशायी हो गया। तो ये है इसका थीम, और इसी के लिए क्या दिया गया है? साथ में सुप्रीम कोर्ट के इंटरप्रिटेशन के हिसाब से क्या हो गया कि स्वच्छ पर्यावरण अब नागरिकों का, व्यक्तियों का मूल अधिकार भी है। तो इनके मूल अधिकारों की रक्षा के लिए भी जरूरी है कि अनुच्छेद 48A पर सरकार अच्छे तरीके से सीरियसली काम करे। और सिर्फ सरकार कानून बना दे कि पेड़ नहीं काटने हैं, जंगलों को नुकसान नहीं पहुंचाना है,
तो क्या सरकार के पास इतने रिसोर्स है कि एक एक गांव एक एक क्षेत्र में घूम करके देखे माइक्रोस्कोप लेकर के कि कोई पेड़ कटा है या नहीं कटा है? इसमें नागरिक समाज जब तक सिविल सोसाइटी सहयोग नहीं करेगी, हम लोग सहयोग नहीं करेंगे, ये सफल ही नहीं हो पाएगा। इसीलिए फंडामेंटल ड्यूटीज में भी इन चीजों को नागरिकों के ऊपर डाला गया है।